जोरदार तालियां। क्योंकि और सबसे पहले तो ये जो आयोजन किया है उसमें ऑब्वियसली हमारे दिनेश सर का हाथ है, और दिनेश सर नहीं होते शायद इतने लोग भी नहीं आते, और उनमें से भी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, हमारे खुद के म्यूजिशियन सोए हुए ठंड में अभी घर पे। तो ये बहुत गलत बात है। अगर मुझे भी लग रहा था आगे कि शायद आज कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि भीड़ उतनी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा संगीत के बारे में बताना चाहूंगा। मैं किसी के भी विपक्ष में नहीं हूँ, किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं संगीत का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी लगभग 12 से 13 साल संगीत में हो गए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी मिल गई है संगीत में जो संगीत से ही नहीं है, मतलब उन्होंने सिर्फ डिप्लोमा डिग्री कर ली है, उनके किसी कारण से नंबर आ गए। चूंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर हुआ था। मुझे नहीं पता आप लोगों का कैसा पेपर था, बट हमारा पूरा आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, ठीक है। और इसके बाद भी मेरे साथ के मेरे 71 नंबर आए थे, और मेरे साथ वाले के भी 71 नंबर आए थे, उसके सीधे 84 नंबर हो गए, और मेरे 74 नंबर रह गए। ये घपला नहीं है तो क्या है आप बताओ मुझे। ये टोटली घोटाला है, और ये जब सब सीटें बेची गई है या नहीं बेची गई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। हमारी तो 25 से 30 साल में हमारी जो वैकेंसीज आई हैं, प्रैक्टिकल लिया नहीं गया है और नंबर काट दिए गए हैं, तो ये मुझे लगता है सरासर गलत है। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, अगली बार जब भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यदि हम मनोरंजन चाहते हैं तो। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल आने के लिए हर व्यक्ति, हर बहन, अपना परिवार, छोटे छोटे बच्चे घर बार छोड़ के आए हैं, सभी लोग, सभी का धन्यवाद। सभी के लिए स्वागत के लिए तालियां बजाइए प्लीज अपने लिए। कम से कम सभी लोग अपना किराया भाड़ा लगा के ठंड में आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको जरूर एक बार कहिएगा कि भैया चलिए, अगर जिंदगी चाहिए तो, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जब जीवन है, अगर आपकी नौकरी है तो आपकी इज्जत है, नहीं तो आपको 10 रुपए कोई उधार नहीं देगा गांव का भी, याद रखना। मैं ओवर एज हो चुका हूं, मैं 47 साल का हो गया, 8 मार्च को 47 साल पूरी हो जाएगी। जब मैंने फार्म डाला था, ये 32 साल बाद संगीत के लिए वैकेंसियां आई थी, और आज जब हमारा परीक्षा कराने के बाद, क्योंकि 2 परीक्षाएं ली इस बार, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैं 35 साल, मतलब ये 35 साल कंप्लीट हो गई थी। 35 साल बाद भर्ती कंप्लीट हो रही है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग तब भी नहीं हुई है। पता नहीं किनको इन्होंने अतिथि में रख लिया, और उनके 3 सत्र भी पूरे कर दिए, जो कि किसी को संगीत के लिए अतिथि की वैकेंसी निकली ही नहीं। और उसमें साफ कहा गया था नोटिफिकेशन में कि जिस छात्र छात्रा ने 3 वर्ष तक उसी विषय में 3 सत्र अपने पढ़ाने में पूर्ण किए होंगे, उसी को अतिथि शिक्षक का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ना तो उसका कार्यकाल पूरा हुआ, ना कुछ पूरा हुआ, लेकिन अतिथियों को उनकी नौकरी के लिए उनके रिजल्ट भी दे दिए गए कि आप अतिथि में साहब आप नौकरी लीजिए, क्योंकि टेबल के नीचे क्या क्या होता है वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा हाथ छूट गया है, अभी मेरे पास वो सामान लगाने का रखा है बैग में, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी इतनी शक्ति आ गई आप लोगों को देखने के बाद कि थोड़ा चल जाएगा काम। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा एक्सरा भी देख सकते हैं, और मेरे बैग में सामान रखा है, दवाइयाँ वाई सब कुछ था, जो दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि गांव में तो रोजी रोटी है नहीं, तो दिल्ली भरण पोषण के लिए जाना पड़ता है। मैं अपनी, मेरी पत्नी वही है, उसी के जुराब पहन के आया हूँ। श्रीमान देख लो, ये बेरोजगारी का हिसाब से आप ये मोहन सरकार मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे वास्तव में जुराब फट चुके थे, तो मैंने कहा हे श्रीमती तुझे तो कहीं जाना नहीं है, तो मेरा ही काम चल जाएगा ठंड में। देख लो ना, ये महिला के जुराब होते हैं, कैमरे वाले भी देख लो भाई, ये सच्चाई बात है। और जब हम बैंक में पैसे निकालने जाते हैं तो बैंक मैनेजर हमसे 6 बार हमारी शक्ल देखता है और साइन मिलाता है कि ये वही व्यक्ति है, ये चेंज तो नहीं हो गया। अरे तेरा फोटो तो चश्मा वाला नहीं था, चश्मा उतार के दिखा, तो वही जनक प्रसाद हरिवार है कि नहीं है? नहीं, मैं कैसी ओसवार को पैसे न चले जा, शायद तो तेरा मिलता है, शक्ल कम मिलती है। तो श्रीमान जब आप हमें 100 क्वेश्चन देते हो
तो उसमें 20 क्वेश्चन गलत क्यों देते हो? उस टाइम तो आप कहते हो कि नहीं हमारे क्वेश्चन तो 100 में 100 सही है, और उसके बाद में आप कहते हो नहीं साहब 20 क्वेश्चन गलत चले गए थे, और 20 जो क्वेश्चन चले गए थे वो जिसके माल आ गया उसको हमने 20 दे दिए, जिसका माल नहीं आया उसको 20 देते हुए। तो जो 80 वाला नंबर वाला था उस बेचारा को उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो जिसके 62 नंबर आए थे उसको आपने 20 सही कर दिए, तो उसके 92 हो गई, तो वो तो पास हो गया, 80 वाला बेचारा रह गया। तो हम वही 80 वाले हैं साहब, हमारे पास माल तो है नहीं। ये कनाट प्लेस की सड़क के किनारे फुटपाथ में बिकने वाली टी शर्ट पहनना की साहब, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपके सामने मेरे आंसू नहीं आ रहे, नहीं तो बेरोजगारी की पूरी हद पार कर दी मध्य प्रदेश सरकार ने। ये अगर चाहते तो ये कहते जरूर है कि विकसित राष्ट्र बन गया है, क्या हमारा मध्य प्रदेश भी विकसित करेंगे आप? मोहन सरकार से बड़ा निवेदन है कि श्रीमान मोहन यादव जी, आप हम भावी शिक्षक जो अगर बनाना चाहो तो शिक्षक बन जाएंगे, नहीं तो बेरोजगार तो है ही। तो हालांकि कहा गया कि शिक्षक की पोस्ट तो इतनी बड़ी है कि इस देश का राष्ट्रपति शिक्षक का कार्य करते करते राष्ट्रपति बना। श्रीमान महामहिम स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब पहले शिक्षक ही थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। उसके बाद में जब वो राष्ट्रपति का पद का कार्य पूरा हो गया उनका 6 वर्ष का, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर से पढ़ाने ही जाऊंगा, मुझे दिल्ली में किसी आलीशान बंगले में नहीं रहना है, मैं फिर पढ़ाने के कार्य क्षेत्र में अपने जाऊंगा। और श्रीमान जी म्यूजिक के लिए भी सोचें, जब आपने 32 साल बाद ये भर्तियां निकाली हैं तो कम से कम इनमें पद वृद्धि, और पद वृद्धि ऐसी नहीं, विज्ञान में आपने एक भी विषय नहीं दी, एक भी भर्ती नहीं दी किसी कैटेगरी में, तो ये बहुत गलत है। हर विषय में जितने भी विषय हैं, अगर आपने उन विषयों के छात्रों से फीस वसूली है फार्म के नाम पे, चाहे लड़का हो या लड़की, कि इतनी फीस है, किसी को 500 फीस लग रही, किसी को 1000 लग रही, किसी को 1500 लग रही, और उनका आपने पद एक भी नहीं दिए, तो उनके साथ तो बहुत गलत है। इसीलिए सबसे सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है हम सभी छात्रों का, सभी बेरोजगारों का, कि आप सभी विषयों में पद वृद्धि करें और पद वृद्धि के द्वारा हम लोगों को नौकरी दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो भाई, एक छोटा सा उदाहरण, आइए, और ये छोटा सा उदाहरण आपके लिए कितना बड़ा बनने जा रहा है, ये आप सबको रियलाइज करनी पड़ेगी अपनी। भगवान ने भाई सबको अच्छा खासा बनाया, किसी की समस्याएं नहीं। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को अपने आप पे धिक्कार होना चाहिए, और मैं तो कहूंगा ऐसे व्यक्तियों को शिक्षक बनने का अधिकार ही नहीं है जिनके पास कारण न हो तो भी यहाँ पे उपस्थित नहीं हो। बोलो, आज देखिए ना, यहाँ पे आने में असमर्थ है, खड़े हैं यहाँ पे, इसके लिए खड़े हैं, आप लोगों के लिए, अपने लिए खड़े हैं। क्या वाकई में सभी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं आए? ये देखिए ना, कितनी शर्मसार करने वाली बात है। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि हमें जो दोहरी लड़ाई लड़नी है, हमें उन सोए हुए लोगों को भी जगाना है, हमें उन्हें बताना है कि तुम इस संसार में सिर्फ और सिर्फ जनगणना का हिस्सा बनने नहीं आए। क्या हम जनगणना का हिस्सा बनने आए नहीं ना, हम अपनी मौजों की दर्ज कराने आए हैं, हम बताने आए हैं कि हमारा स्वयं का अस्तित्व है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय दिनेश सर का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय दीप्ति सिंह मैम का, जो यहाँ पे इनकी भी कोशिश चल रही है भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरे टीचर्स के भरोसे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ बाद में छोड़ के। आप लोगों को पता है पिछले 6 महीने में दिनेश सर अपनी कोचिंग को छोड़ के यहाँ पे कई बार कम से कम 20 चक्कर इस चक्कर में लगा चुके हैं कि यहाँ पर उनके लिए सर्वोपरि क्या है, छात्र है।
आप देखोगे कई बार, मैं तो आज स्पष्ट बोलूंगा, अभी तक नहीं बोलता था ये बात। बहुत सी ऐसी कोचिंग है जिनको लेके 40 लाख सब्सक्राइबर, 50 लाख सब्सक्राइबर। मुझे बताइए, क्या वो व्यक्ति कभी आपके साथ खड़े हुए हैं? कोई आकर खड़ा हुआ है? खड़ा कौन हुआ है? दिनेश सर, ये दीप्तिकर नहीं। मैं आज ये व्यथा क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमें पदोन्नति करानी है। हमारी लड़ाई दूसरा व्यक्ति लड़ रहा है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमारी खुद की लड़ाई हमें खुद को लड़ना सीखना पड़ेगा। दिनेश सर, दीप्ति मैम यहाँ खड़े हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारी जो आपकी लड़ाई है, ये किसको लड़नी पड़ेगी? हमें लड़नी पड़ेगी। भाई हमें भूख लग रही है तो क्या पड़ोसी खाना खाएगा या पड़ोसी जाके खरीद लाएगा तो उससे हमारा पेट भर जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा। खाना किसको खाना पड़ेगा? हमें खाना पड़ेगा। कमाना किसको पड़ेगा? मेहनत किसको करनी पड़ेगी? पढ़ाई किसको करनी पड़ेगी? और पढ़ाई के बाद नौकरी कौन देगा? सरकार दे रही है? नहीं दे रही। और उससे कैसे लेंगे? छीने के हम। तैयार हो छीनने के लिए? सब सहमत है? क्या ये ताकत है? नहीं ना? तो फिर सब लोग तैयार हैं? पहले तो पहले आप बोल लीजिए, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई तो मुझे बताना ही चाहता हूँ। छोटी सी बात है। मेरी एक व्यक्ति से बात हुई, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एक बड़े रेपुटेटेड कोचिंग संस्थान के संचालक है। मैंने बोला कि सर एक सपोर्ट कर दीजिए। अब आप सोच रहे हैं ये बात कितनी गहरी है, सब लोग सुन रहे हैं? मैंने कहा कि सर सपोर्ट कर दीजिए, वर्ग 2 की पद्धति में तो बच्चे जो लगभग सिलेक्टेड हो गए हैं, जो बाउंड्री पे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पद्धति क्यों करवा रहे हैं आपको पता तो है क्यों करवा रहे हैं? जो सबसे थोड़े से बाउंड्री से रह गए उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जवाब अगर आपको समझ में आ जाए उन्होंने क्या बोला, तो आज आपको पता चलेगा कि आखिर कौन क्या सोचता है। जवाब मुझे मिला कि सर इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर कोर्स कैसे बिकेंगे? अब बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने बात तो मुझे बोला, मुझे सर आप ही को पढ़ो चक्कर में अगर ये 25-30 हजार जो मांग कर रहे हो 15,000 की, 15,000 बच्चों के कोर्स कैसे बिकेंगे, इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं देना है। मैंने बोला मैं तो जाऊंगा, सिलेक्शन होगा, मुझे भगवान देने के लिए बहुत है जो दे रहा है। मैं एक भाई है जो दिव्यांग, और ये एक मिसाल है आपके लिए कि जो व्यक्ति जिनके वो भगवान न करे किसी तरह ऐसी घटना हो या ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हम साथ हैं इनके, लेकिन आप लोग कम से कम आके इनका हौसला अफजाई तो कर सकते थे जो घर बैठे आ नहीं पाए हैं। इनसे इनकी बात सुन लेते हैं, कहाँ से आए हैं आप और आपका नाम बताइए। 2023 का 2025 का ग्रुप टेस्ट क्वालिफाई थे, काउंसिल डिवीजन से, फिर भी हमारा विकलांग कोटा है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे विकलांग की पाँव से सरकार अगर नहीं सुन रही है तो किसकी सुनेगी? ये पहले बताइए। अगर सरकार को कहते हैं कि ये हो सकती है, कुछ कर सकती है सरकार? नहीं कर सकती है नहीं। सरकार को कहे कि एक पाँव से अगर आप खड़े हो जाओ नहीं कर सकती है। अब जब एक पाँव की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? ये पहले बताइए। जो एक पाँव से मारी कर रहे हैं उनके लिए कोई चारा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं, माँ बाप कर रहे हैं, माँ बाप बुढ़ापे हो गए, कौन खिलाएगा? बताओ जिंदगी नरक है कि नहीं? अब बताओ इनका क्या हो सकता है? यही हम निवेदन सरकार से यही दुआ मांग रहे हैं कि हमारी पदोन्नति करो, हमारा नौकरी दो, तो अपन जीवन यापन कर सके, यही हमारी मांग है। सरकार नाम तो ले लो यार। धन्यवाद दे उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हमारे। मैं एक सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा। एक छोटी सी बीच में एक आपके लिए मोटिवेशनल सॉन्ग है पद्धति के लिए, सरकार को जगाने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। पद्धति होना हमारे लिए जरूरी है, उसी लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो पद्धति के मुद्दे को नहीं भूलना है। तो हमारे साथ नाम बताइए। श्वेता मैम आएंगी जिन्होंने पद्धति के लिए गाना लगाने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैडम आपके पद्धति के लिए गाना गा के सुनाएंगी। हो सकता है किसी भी तरीके से, मैं बोलता हूँ